जय हिंद स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्राइबल कल्चर पार्ट 3। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने अपने पहले लेक्चर में ट्राइबल कल्चर की जो परंपराएं हैं उनको डिस्कस करना शुरू किया है और हमने सबसे पहले घोटुल परंपरा को डिस्कस किया था। आई थिंक उससे बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगी होंगी। अब हम उसके बाद डिस्कस किए थे विवाह संबंधी परंपराएं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनजातियों में होने वाली धार्मिक परंपराएं, धार्मिक विश्वास से जुड़े हुए तथ्य। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। जनजातियों की प्रथाओं परंपराओं में धार्मिक परंपराओं को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि धर्म के संबंध में बहुत सारे विचार और सिद्धांत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मत में प्रचलित रहते हैं। फिर भी हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझ सकते हैं कि धर्म मूलतः एक विचार, एक मत में विश्वास को कहा जाता है। फिर ये अलग हो सकता है कि उस मत में कौन कौन सी परंपराएं प्रचलित हैं, कि हो सकता है उस मत में मूर्ति पूजा का प्रावधान हो, उस मत में मूर्ति पूजा का प्रावधान ना हो, उस मत में उपवास का प्रावधान हो, उस मत में उपवास का प्रावधान ना हो। ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं जो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन मूलतः धर्म एक विश्वास को ही कहा जाता है, एक विचार को ही कहा जाता है। किसी ऐसा विचार जिसे बड़ी संख्या में लोग अनुसरण करते हैं वही आगे चल के धर्म का रूप धारण करता है। ठीक, सामान्य संस्कृति और सभ्य संस्कृति के साथ साथ जनजातीय संस्कृतियों में भी धर्म संबंधी विभिन्न विचार पाए जाते हैं। जैसा कि हम लोग समझते हैं कि जनजातियों के सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़ेपन के कारण से जनजातियों में सांस्कृतिक परंपराएं सामान्य परंपराओं से पृथक पाई जाती हैं और ऐसी ही परंपराओं की पृथकता हमें धार्मिक परंपराओं की ओर लेके चलती है। उदाहरण के लिए आपने ये सुना होगा कि कई जनजातियों में किसी पशु को पूजा जाता है, किसी पर्टिकुलर पहाड़ को या नदी को पूजा जाता है। कुछ जनजातियों में ऐसी परंपराएं हैं कि हम इस पशु को नहीं पालेंगे। कुछ जनजातियों में ये माना जाता है कि किसी पशु में उसके देवता निवास करते हैं। कुछ जनजातियों में ये माना जाता है कि किसी नदी में उनके देवता निवास करते हैं, प्रकृति में उनके देवता निवास करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी मान्यताएं जनजातियों में पाई जाती हैं और संपूर्ण भारतवर्ष की जितनी भी जनजातियां हैं उन सब में ऐसी परंपराएं व्यापक रूप से देखी जाती हैं। उनमें से ही कुछ ऐसी परंपराएं जो धर्म संबंधी हैं और प्रचलित हैं उनको ही हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, जिन्हें अलग अलग जनजातियों के संदर्भ में भी हम समझेंगे कि उन परंपराओं को क्यों और किस किस जनजातियों में किस किस स्तर तक अनुसरण उनका किया जाता है। धार्मिक विश्वास जिसे हम लोग कहते हैं वो बहुत पॉपुलर और बहुत प्रचलित एक विषय है जिस पर बहुत विस्तार से बात होनी चाहिए सभी समाजों में। और यही कारण है कि हम इसको समझने में गलतियां कर देते हैं, क्योंकि इसकी व्याख्या बहुत संकुचित दृष्टिकोण में की जाती है। अक्सर लोग इसकी व्याख्या करने के लिए धर्म को किसी देवी देवता से, धर्म किसी भी विचार को कहा जाता है। किसी विचार के अंदर बहुत सारी मूर्ति पूजाएं हो सकती हैं, मूर्ति पूजा नहीं भी हो सकती हैं। इस तरह से इन्हीं से प्रभावित कुछ ऐसी समकक्ष संस्कृति पाई जाती है जो जनजातियों में, जिन्हें जनजातियों के धार्मिक विश्वास या धार्मिक परंपराओं के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं। देखो, जनजातियों में जो धार्मिक विश्वास पाए जाते हैं उनमें जितने भी विश्वास पाए गए हैं उनमें सबसे फेमस सिद्धांत है जीववाद का सिद्धांत। जीववाद का सिद्धांत, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जीववाद होता क्या है। देखिए, जीव आप समझते हैं कोई भी लिविंग बीइंग। कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनमें किसी भी वस्तु में जीवित या आत्मा होने के प्रमाण मिलते हैं। वो ये मानते हैं कि इसमें जीवन है, उसको लिविंग बीइंग ट्रीट किया जाता है। बहुत सारी जनजातियों में, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था, कुछ जनजातियां नदियों को जीवित व्यवस्था में स्वीकार करती हैं। जैसे हमारी सामान्य भारतीय संस्कृति में गंगा को हम एक जीवंत नदी का दर्जा देते हैं, यमुना को हम लोग इसका दर्जा देते हैं। हम लोग ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं जिनमें जीवंतता देखते हैं और ये मान के चलते हैं कि इसमें जीव है, यानी जीवन है और आत्मा है ना। इन सिद्धांत को हम लोग मान के चलते हैं। तो ऐसे ही कुछ जनजातियां हैं तो ये मान के चलती हैं कि किसी भी वस्तु में, चाहे वो है पहाड़ हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, इसके अलावा नदी, रिवर हो सकती है, कोई भी स्थान हो सकता है,
पेड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर वो ये मानते हैं कि उसमें देवता निवास करते हैं तो उसे जीववाद ही कहा जाएगा, है ना। तो ऐसा जीववाद का सिद्धांत जो सबसे पहले पॉपुलर हुआ, परीक्षाओं के लिए इतना पर्याप्त होगा कि जीववाद का सिद्धांत किसने दिया। तो जीववाद का सिद्धांत एडवर्ड टॉयलर ने दिया 1875 में, और उनकी बुक का नाम था प्रिमिटिव सोशियोलॉजी, जिसको प्रिमिटिव कल्चर भी कहा जाता है। प्रिमिटिव कल्चर या प्रिमिटिव सोशियोलॉजी में दिया। ये बहुत अक्सर पूछा जाता है कि जीववाद का सिद्धांत किसने दिया? एडवर्ड टायलर ने दिया। क्या होता है जीववाद? अगर कोई भी जनजाति किसी भी नॉन लिविंग मटेरियल को लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करती है तो उसे जीववाद कहा जाता है, जीवित सत्तावाद कहा जाता है। ये माना जाता है कि इस पदार्थ में, इस वस्तु में, पेड़ में, नदी में, उसमें जीवन है और हम जीवन को मान करके ऐसा चलते हैं, ठीक। और इसको कई जनजातियों में बहुत प्रमुखता से स्वीकार किया गया है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में पाई जाने वाली मिकिर जनजाति है, वो ये मान के चलती है कि हमारे जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में देवता निवास करते हैं, इसलिए उन वस्तुओं के प्रति उनका लगाव होता है, उन वस्तुओं के प्रति उनका लगाव होता है, और यही जीववाद का सिद्धांत है। तो जीववाद को मानने वाली जनजातियां हैं, उनमें हम लोग कह सकते हैं कि संथालों में बहुत प्रचलित है जीववाद, हो जनजाति में बहुत प्रचलित है। अगर हम एमपी की बात करेंगे तो गौंड जनजाति में बहुत प्रचलित है, भील जनजाति में बहुत प्रचलित है, और भिलाला में भी प्रचलित है। भिलाला भील की ही सब ट्राइब है, लेकिन उसको अलग से भी पढ़ा जाता है। तो भील जनजाति, जैसे गौंडों से भील से भिलाला, भील का डिवीज़न भिलाला में, और भिलाला का डिवीज़न फिर 3 जनजातियों में किया गया है, ओखा, पटेलिया और बोंगा, उसमें भी किया गया है। तो ये सारी जनजातियां हैं जो जीववाद को मानती हैं। फिलहाल इतना ही याद रखने की आवश्यकता होगी कि जीववाद का सिद्धांत किसने दिया और जीववाद क्या है। प्रत्येक वस्तु को, निर्जीव वस्तु को जीवित वस्तु के रूप में स्वीकार करना ही जीववाद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है बोंगाइज्म, इसको कहते हैं बोंगावाद। बोंगावाद क्या है? जनजातियों से संबंधित। देखिए, कुछ जनजाति ये मान के चलती हैं कि उनके एक काल्पनिक देवता हैं और वो काल्पनिक देवता ही उनकी रक्षा करते हैं, जिसको देखा किसी ने नहीं है, लेकिन ये मान के जाता है कि ये काल्पनिक देवता कई बार जनजातियों की रक्षा करते हैं, बिना कहे उनकी सुरक्षा प्रदान करते हैं, और वे सर्वशक्तिशाली हैं। तो कुछ जनजातियां जब इस परंपरा में विश्वास करती हैं, बोंगाइज्म में, यानी काल्पनिक देवता के उसमें विश्वास करती हैं, तो उन्हें बोंगाइज ट्राइब या बोंगावाद में विश्वास करने वाली जनजातियां कहा जाता है, ठीक। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। और ये बोंगाइज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये मजूमदार ने दिया था, D.N. मजूमदार ने दिया था बोंगाइज्म का कॉन्सेप्ट। इसमें कहा यह जाता है कि जैसे एमपी में एक जनजाति है, मध्य प्रदेश में भील जनजाति, बिहार में एक जनजाति है हो, उड़ीसा में एक जनजाति है संथाल। तो संथाल ये मान के चलती है कि जो टैगा हैं वो उनके शक्तिशाली देवता हैं। अगर भीलों की बात करेंगे तो जो भीलट हैं वो उनके शक्तिशाली देवता हैं। अगर हो की बात करेंगे तो मूंगा उनके शक्तिशाली देवता हैं। मध्य प्रदेश में एक और जनजाति है कोल। कोल जनजाति के बारे में ये कहा जाता है कि कुलशुइया उनकी देवी हैं जो उनकी रक्षा करती हैं, और ऐसा भी माना जाता है कि बोंगा देव अगर नाराज़ होंगे तो हमारी फसलें खराब हो जाएंगी, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और या हमारे घर में कुछ अनिष्ट हो जाएगा। तो बोंगा देव एक ऐसी महान परंपरा में विश्वास है जिसमें इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए लोग इनको काल्पनिक रूप से पूजते रहते हैं, काल्पनिक देवताओं को लगातार पूजते रहते हैं। हर देवता का अपना चढ़ावा होता है तो वो चढ़ाते रहते हैं, और जब भी कुछ घर में अनिष्ट होता है, बच्चे बीमार होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद बोंगा देव को पूजा नहीं गया है। तो ये परंपराएं, कोल की बात करेंगे तो उसमें कलशुइया देवी हैं। इसके अलावा इसमें एक मरी माता भी हैं, उनकी भी पूजा की जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियां जैसे कोल हुई,
भील हुई। हाँ, गोंड की अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की गोंड ट्राइब में बोंगा के रूप में जिनकी पूजा की जाती है उनको महारा कहते हैं। महारा की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि जो महारा हैं अगर वे नाराज़ होंगे तो हमारा पेट संबंधी बीमारियां हो जाएंगी, जैसे कि उल्टी आना, दस्त लगना, ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। ऐसे ही आप देखेंगे सहरिया शीतला देवी की बहुत पूजा करते हैं। उनको लगता है कि शीतला देवी नाराज़ होंगी तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो ये जो परंपरा होती है किसी एक काल्पनिक देवता को पूजने की, उसे जनजातियों में बोंगाबाद कहा जाता है। और इस बोंगाइज्म को प्रमोट किया था डी.एन. मजूमदार ने। तो डी.एन. मजूमदार ने इसको प्रमोट किया था। ठीक, समझ पाए? नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद है प्रकृतिवाद। देखिए, प्रकृतिवाद आप समझते हैं, और प्रकृतिवाद का मतलब है प्रकृति की पूजा करना। और प्रकृति में क्या है, बहुत सारे तत्व हैं। जैसे इस कॉन्सेप्ट को मैक्स मुलर ने प्रमोट किया था। और मैक्स मुलर ये कहते थे, मैक्स मुलर, और मैक्स मुलर ने प्रकृतिवाद के बारे में बहुत शानदार विचार दिए हैं। और वो कहते हैं कि प्रकृति की पूजा करके हम प्रकृति के प्रकोप से बच सकते हैं। प्रकृति की पूजा करके हम प्रकृति के प्रकोप से बच सकते हैं। और इसमें ही ये कहने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारी जनजातियां अलग अलग प्रकृति के सिद्धांतों को पूजती हैं। उदाहरण के लिए हम लोग ये देख सकते हैं कि जो बिरहोर जनजाति है, बिरहोर, वह जनजाति पूजा करती है कि जिसकी पूजा करती है उसे कहते हैं सूर्य देवता की पूजा करेगी, है ना। और सूर्य देवता की पूजा के लिए वो सूर्य को किस नाम से, सिंह बोंगा, सूर्य देवता को सिंह बोंगा के नाम से संबोधित करते हैं। तो ये कौन से देवता हैं, सूर्य देवता है। इसके बाद आते हैं संथाल जनजाति पर। संथाल जनजाति सूर्य की भी पूजा करती है और पृथ्वी की भी पूजा करती है। पृथ्वी को वो कहते हैं धर्मी, और सूरज को वो कहते हैं धर्मेश। तो संथाल जनजाति की पूजा धर्मेश और धर्मी के रूप में करती है। तो ये भी प्रकृति पूजक हुई। ठीक, इसके अलावा जो मैलार जनजाति है, संथालों की ही एक शाखा है, वो सूरज की पूजा करती है और पृथ्वी की भी पूजा करती है। पृथ्वी और सूर्य को वो कहते हैं बेरू, सूर्य को बेरू के नाम से जानते हैं। और पृथ्वी की जब बात करेंगे तो पृथ्वी की पूजा करते हैं वो धरती के नाम से, धरती और बेरू। और यहाँ धर्मेश और धर्मी, इनकी पूजा की जाती है। तो ये जो जनजातियाँ ऐसे प्रकृति में विश्वास करती हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हो जनजाति है, वह सिंगपो की ही पूजा करती है। मुंडा जनजाति है, वो सिंह बोंगा की ही पूजा करती है। अगर हम भीलों की बात करेंगे तो भील जनजाति अपने जो प्रमुख देवता हैं प्रकृति में जिनकी पूजा करती है, तो वह पर्वतों की पूजा के लिए जानी जाती है। पर्वतों की पूजा के लिए, वनों की पूजा के लिए जानी जाती है। अगर हम गोंड की बात करेंगे तो गोंड मूलतः तालाबों की पूजा करते हैं, और भील इसके अलावा धनुष की भी पूजा करते हैं। तो जब भी हम प्रकृति के किसी भी तत्व की पूजा करते हैं, चाहे वो पर्वत हो, पहाड़ हो, नदी हो, कुछ भी हो, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रकृतिवादी। और यही हम देखने को मिलेगा कि प्रकृतिवादी सिद्धांत बहुत प्रचलित है और मैक्स मुलर ने दिया है। हम थोड़ा सा डीप जा कर के पढ़ने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि परीक्षाओं में जो प्रश्न है, हालांकि प्रश्नों का लेवल केवल यहीं तक रहेगा कि जनजातियों में प्रकृतिवाद को किसने प्रमोट किया है, तो मैक्स मुलर ने किया है, प्रकृतिवादी हैं। अगर वो पूछेंगे कि संथाल जनजाति सूर्य की पूजा किस नाम से करती है, तो धर्मेश के नाम से करती है। अगर वह पृथ्वी की पूजा करती है तो धर्मी के नाम से करती है। भील धनुष की, पर्वतों की और वनों की पूजा करते हैं। मेलार जो जनजाति है वो सूर्य और बेरू की पूजा करते हैं। पृथ्वी की पूजा धरती के नाम से करते हैं। तो वे जनजातियाँ जो प्रकृति को जनजातियाँ ही नहीं, बहुत सारे सभ्य समाजों में भी, सामान्य समाजों में भी पूजा जाता है। जैसे आप बिहार में जाएंगे तो बिहार में सूरज की पूजा बहुत प्रसिद्ध है, छठ पूजा के नाम से जानी जाती है, बहुत फेमस पूजा है। चंद्रमा की हमारे यहाँ पूजा होती है, सूरज की पूजा होती है,
धरती माता की पूजा होती है सदैव। धरती माता की पूजा ये भी इसलिए भी की जाती है जनजातियों में कि ये माना जाता है कि जो धरती माता है वो किसी भी पदार्थ को विषैला बना सकती हैं, किसी भी पदार्थ को विषैला यानी पॉइजनस बना सकती हैं, टॉक्सिक बना सकती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी जनजातियों के लोग या सामान्य कुछ संस्कृतियों के लोग भी जब शराब इत्यादि कुछ ऐसा संदेहास्पद पदार्थ पीते हैं तो उसको पहले उसके कुछ छींटे ज़मीन पर डाल देते हैं। कुछ छींटे ज़मीन पर इसलिए डाल दिए जाते हैं, एक दो बूंद ज़मीन पर इसलिए गिरा दी जाती है कि ये माना जाता है कि धरती माता ने इस पदार्थ को विषैला नहीं बनाया, क्योंकि हमने धरती माता को समर्पित कर दिया है। और ये जनजातीय संस्कृति नहीं है, हमारी सामान्य संस्कृति में भी आप समझते हैं कि जो लोग शराब इत्यादि का सेवन करते हैं वो शराब का सेवन करने से पहले एक दो बूंद ज़मीन पर गिराते हैं। तो ये संस्कृति वहीं से आई है। वरना आप किसी से पूछेंगे क्यों गिराते हैं, तो नहीं, क्यों गिराते हैं भाई, इसीलिए कि धरती माता को हम लोग चढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक समझ पाए? तो ये प्रकृति की पूजा करते हैं और इसमें पेड़ों की खूब पूजा होती है, बरगद की पूजा होती है। हमारी सामान्य संस्कृति में बरगद की कितनी पूजा होती है, वट वृक्ष की पूजा होती है, सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं। अगर हम इतने सारे प्रकृति की पूजा करते हैं तो जनजातीय संस्कृति के साथ साथ हम लोग भी तो प्रकृति पूजक हैं। और आपने पढ़ा होगा कि हमारी जो ऋग्वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता थी, प्रति पूजक से ही चली आ रही है, प्रकृति पूजक से ही। तो प्रकृति पूजा ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में बहुत अधिक फेमस रही, जो उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे करके कम होने लगी। लेकिन आज भी इसके अवशेष हमारे यहाँ उपलब्ध हैं और हम प्रकृति में बहुत सारी चीज़ों की पूजाएँ करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जनजातीय संस्कृति में टोटमवाद। ये टोटमवाद बहुत प्रसिद्ध है और आपने ये शब्द भी सुना होगा, इसमें आपका कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कोई। टोटमवाद क्या है? तो देखिए, प्रत्येक जनजातीय समूह मतलब एवरी ट्राइबल ग्रुप इस बात में विश्वास करता है कि कुछ चीज़ें उसकी जनजाति के लिए बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें उसकी जनजाति के लिए बहुत अच्छी हैं और ऐसा मान के चलता है वो ऐसा करने से जनजाति फलेगी फूलेगी, हमारा व्यक्तिगत विकास होगा, उसे टोटम कहा जाता है। और ये टोटमिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले प्रसिद्ध जो समाजशास्त्री थे एमाइल दरखीम, तो एमाइल दरखीम ने इसको दिया था एंड ही स्टडीड अरुंटा ट्राइब ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का स्टडी करने के बाद टोटमवाद को प्रमोट किया और आज टोटमवाद जनजातीय संस्कृति में फेमस है। आप ये कहते हैं कि जनजातियों में बहुत सारा कल्चर होता है जिसे माना भी कहते हैं। माना का कल्चर भी जनजातियों में बहुत प्रसिद्ध है। जैसे कह लेते हैं कि हमने माना की पेड़ में हमारे देवता निवास करते हैं, माना कि ऐसा करने से फसल अच्छी होगी, माना कि ऐसा चढ़ावा चढ़ाने से हमको बहुत फ़ायदा होगा। तो जनजातियों में जब माना सकारात्मक हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, टोटमवाद कह देते हैं। तो टोटमवाद सभी जनजातियों में पाया जाता है, अन्य सामान्य समाजों में भी देखा जाता है, जिसका उद्देश्य ये होता है कि हम किन किन कार्यों को करके अपने आप को विकसित कर सकते हैं और कौन कौन से टोटम हमारी जनजाति से जुड़े हुए हैं। याद रखेंगे टोटम में कि कुछ ऐसे टोटम होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल, व्यक्तिगत टोटम। कुछ टोटम ऐसे होते हैं जिसको कहते हैं ग्रुप, सामूहिक टोटम। और कुछ टोटम ऐसे होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं एक्सप्लेनेटिव, एक्सप्लेनेटिव यानी विस्तार पूर्वक। तो टोटम क्या है? इंडिविजुअल टोटम कि एक आदमी के लिए अगर कोई नियम बनाया गया तो वो इंडिविजुअल टोटम है, ग्रुप के लिए बना दिया गया है तो वो ग्रुप टोटम हो गया, सभी उससे भी ज़्यादा लोगों के लिए बना दिया गया तो एक्सप्लेनेटिव टोटम हो गया। जैसे कहा जाता है कि रात्रि के समय किसी भी मतलब जब भी हमारा दिशासूर हो तो उत्तर दिशा की ओर गमन नहीं करना चाहिए, तो एक तरह का टोटम है। जनजाति में ये भी कहा जाता है, जैसे आपने एक सामान्य सी चीज़ सुनी होगी कि रात्रि में सूरज ढलने के बाद पेड़ की पत्तियां नहीं तोड़ी जाती। ऐसे बहुत सारे माना होते हैं, बहुत सारे चीज़ें बनाई जाती हैं। और ऐसे ही कहा जाता है कि इस दिन जाकर के हम ये वाला सामान नहीं खरीद सकते हैं, इस दिन हम ये वाला काम नहीं कर सकते हैं, कई बार कहा जाता है। जैसे जनजातियों में एक बहुत पॉपुलर कल्चर होता है खटियाओं को बनाना, खाट बनाना। तो ये कहा जाता है मंगलवार को, ट्यूसडे को, मंगलवार को खाट नहीं बनाई जाएगी, ये कहा जाता है। क्यों नहीं बनाई जाएगी? कि मंगलवार को खाट अगर बनाएंगे तो आपके जीवन में अनिष्ट हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं। चूल्हा बनाने की परंपरा, चूल्हा बनाना कब शुरू करना चाहिए या फिर कौन से दिन शुरू करना चाहिए। अगर गेस्ट कहीं गए हैं तो गेस्ट अगर गए हैं, आज जा रहे हैं गेस्ट, तो गेस्ट जिस दिन घर को छोड़ रहे हैं उस दिन अच्छा दिन होना चाहिए, शुभ दिन होना चाहिए। घर में कोई आ रहा है तो उस दिन बहुत शुभ होना चाहिए। तो इत्यादि जैसे
जो टोटम है वो हर जनजाति में बहुत व्यापक रूप से पाए जाते हैं। तो हियर वी हैव टू डिस्कस अ लिटिल बिट नॉलेज अबाउट द टोटमिज्म बिकॉज इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्योर सोशोलॉजी। हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सोशोलॉजी एंड इट्स लिटिल बिट पार्ट विच इज़ नेसेसरी टू बी स्टडीड फॉर MPPSC। तो हम MPPSC के लिए थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। टोटमवाद एक बड़ी पुस्तक है जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े विचार सम्मिलित हैं और बहुत सारे सिद्धांत भी उसमें सम्मिलित हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है टैबू। वाह, टैबू तो आपने सुना होगा जनजातीय कल्चर में। टैबू क्या है? टैबू को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, मनाही, किसी भी काम को करने की क्या क्या मनाही है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो लोग नहीं जाते। ऐसा क्यों? बिल्ली अगर रास्ता काट रही है तो इसमें आपका क्या गलत है? लेकिन हम लोग मेंटली इस चीज़ को बहुत डरते हैं। बचपन से हमको डराया गया है कि अरे बिल्ली, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। भाई एक बात बताइए, बिल्ली हमेशा ही एक दूसरे घरों में ही अपने भोजन के लिए आश्रित रहती है। तो वो एक घर को छोड़ के दूसरे घर में जाएगी तभी तो उसको भोजन मिलेगा। तो बिल्ली ने कोई ऐसा रूल्स तो पढ़ा नहीं है कि वो एक घर से निकलेगी तो सीधी सीधी रोड पे जाएगी फिर चौराहे से लौट के आएगी। उसे रोड क्रॉस करनी ही करनी है, क्योंकि वो रोड क्रॉस नहीं करेगी, ऐसे टहल के जाएगी तो कुत्ते उसके पीछे लग जाएंगे। तो उस बिल्ली भी तो कह सकती है कि तुमने मेरा रास्ता काट दिया, मेरे कुछ खाने को नहीं मिला, घर में गई थी। तो ये बहुत हम लोगों के मानसिक रूप से, जब हम मेंटली बहुत वीक हो जाते हैं तब हम ऐसी चीज़ों में विश्वास करते हैं। तो अपने दिमाग को अगर हम बहुत अच्छे से ट्रेन रखते हैं, पावरफुल रखते हैं, तो कोई दूसरा ऐसा नेगेटिव फील हमारे दिमाग में इंसर्ट नहीं हो सकता है ना। तो इस चीज़ के लिए विशेष ध्यान रखेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि समय के साथ साथ दिमाग विकसित होता है। ये तब की बात है जब ऐसी चीज़ें, परंपराएं आसानी से लोगों में घर कर जाती थी। आज से अगर 20-30 साल पहले भी बात करेंगे तो लोग जब कहते थे कि हमको भूत देखा तो लोग मान लेते थे। आज किसी से कहेंगे भूत देखा था तो वो आपसे बात करना बंद कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 1-2%, 5% ऐसी कहावतें, कहानियाँ चलती रहती हैं कि हमने यहाँ वो देखा। तो जनजातियों में इस प्रकार से बहुत सारे टैबू यानी निषिद्ध पाए जाते हैं। मनाही को क्या कहेंगे? निषिद्ध। और ये निषिद्ध क्या है कि क्या नहीं करना है। उदाहरण के लिए ये मान के चलते हैं कि MP में गौंड जनजाति है। गौंड जनजाति में जब महिलाओं को पीरियड्स आते हैं तो उनसे ऐसा माना जाता है कि पुरुष लोग दूरी बना लेते हैं। उनको ये लगता है कि महिलाओं को जब पीरियड्स आते हैं तो रक्तस्राव होता है, जो ब्लड होता है वो बहुत अशुद्ध है और राक्षस उस ब्लड से बहुत आकर्षित होते हैं, तो घरों में राक्षसों का वास हो सकता है। इसलिए कई जगहों पर हमारे सभ्य समाजों में भी ये देखा गया है कि महिलाओं को मंदिरों में जाने के मना कर दिया जाता था पीरियड्स के दौरान। कई मंदिरों में बाहर बोर्ड लगे होते थे कि नहीं, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल विमेंस कैन नॉट एंटर इन ए टेम्पल। ये बहुत सारे जैन मंदिरों में भी देखने को मिला है। हाजी अली पर भी था बॉम्बे में, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था और ये कहा था कि किसी भी मंदिर में महिलाओं को प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है फॉर सच काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस। इससे पूरे देश के मंदिरों में और मस्जिदों में या जैन मंदिरों में ये सारे दरवाजे खोल दिए गए कि ये महिलाओं की इच्छा है कि वो कब जाना चाहती हैं कब नहीं, क्योंकि ये आर्टिकल 19 का वायोलेशन हो रहा था, इसीलिए उसको समाप्त कर दिया गया। इसके बाद बहुत बड़ा विवाद हुआ दक्षिण भारत के मंदिर में। जैसे केरला में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है अयप्पा भगवान का जो मंदिर है, इसको कहते हैं सबरीमाला मंदिर। उस मंदिर में फिर भी प्रवेश नहीं दिया गया, तो बहुत सरकार उनके बीच में बहुत तनातनी हुई, तब जाकर के उनको महिलाओं को प्रवेश मिला। तो ऐसे बहुत सारे विचार थे और ऐसे ही बहुत सारे निषिद्ध हैं। जैसे अगर हम देखेंगे खड़िया जनजाति में ये परंपरा है कि कोई महिला अगर पीरियड्स में है तो वो हल्को हाथ नहीं लगाएगी। हल्को हाथ लगाएगी तो उस साल सूखा पड़ेगा या फिर फसल बहुत कम होगी, है ना। तो ये वर्जना खड़ियाओं में देखी जाती है, गोंडों में देखी जाती है और MP के भील में भी देखी जाती है। भील में ये माना जाता है कि किसी भी महिला जिसने बच्चे को जन्म दिया है और उस महिला से कोई भी पुरुष उस समय मिलने नहीं जा सकता है 11 दिन तक। अगर वह उससे मिलने के लिए जाता है महिला से 11 दिवस के भीतर, जब बच्चे ने जन्म दिया है, तो ऐसा कहते हैं कि उसके जीवन में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं उस पुरुष के जीवन में। इसीलिए भीलों में भी टैबू पाए जाते हैं। गोंडों का टैबू मैंने बताया और खड़ियाओं का टैबू बताया। MP में कोल हैं, कोलों में भी बहुत सारे टैबू पाए जाते हैं। कोलों में सबसे बड़ा टैबू है खाने पीने को लेकर के। उसमें ये कहा जाता है
कि अगर हम रात्रि में सूर्यास्त के बाद बहुत सारा दही खा लेंगे तो हमारे जो बोंगा देव हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, इसलिए उसमें रात्रि में दही खाने को निषिद्ध माना गया है, यानी टैबू माना गया है। ठीक, इसके अलावा जिस बैलगाड़ियों को पुरुष लोग हाँकते हैं उस बैलगाड़ियों की रस्सियों को महिलाओं के द्वारा नहीं पकड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो बैल उनकी बात मानना बंद कर देंगे, उनके इशारों को समझना बंद कर देंगे। हर जनजाति के अपने टैबू हैं, लेकिन वी हैव टू डिस्कस जस्ट ओनली अबाउट द ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, एज वी हैव डिस्कस अबाउट द टैबू ऑफ गोंड, भील, कोल एंड सहरिया इज आल्सो ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश। सहरिया भी मध्य प्रदेश की जनजाति है जिसमें भी टैबू पाए जाते हैं। उसमें ये कहा जाता है कि अगर विवाह के उपरांत आपने पूर्वजों की पूजा नहीं की तो उसके बाद आपको लगभग संतान प्राप्त नहीं होगी। तो उसमें ये कहा गया है कि जो टैबू है इसको कुछ लोग टोटम भी कह देते हैं, लेकिन ये टोटम नहीं है, टैबू ज़्यादा है ना। टैबू मतलब निषिद्ध, क्या काम करने से रोका गया है, कैसा काम करने से रोका गया है। दूसरा ये भी कहा गया कि घर में जब पूजा कराई जाती है, बोंगा देव की पूजा कराई जाती है या किसी देवता की पूजा कराई जाती है, तो उसमें ये माना जाता है, कोलों के अलावा भीलों में भी माना जाता है कि अगर पूजा करा दी तो उस पूजा शुरू होने के 2 दिन पहले और पूजा होने के 4 दिन बाद तक घर में कोई भी स्त्री और पुरुष एक साथ समय व्यतीत नहीं कर सकते, संसर्ग नहीं कर सकते हैं। ये भी उसमें टैबू है। तो बहुत सारे निषिद्ध होते हैं, जैसे हम अपने जीवन में भी बहुत सारे निषिद्धों का पालन करते हैं कि भाई आज मेरा व्रत है, मैं ये नहीं खा सकता हूँ, वो निषिद्ध है, दैट इज़ टैबू। तो जनजातियों के संबंध में जब बड़े बड़े टैबू या निषिद्ध बना दिए जाते हैं उसे हम लोग टैबू परंपरा कहते हैं। ये जनजातियों के धार्मिक विश्वास हैं। तो जैसे मैंने उसके आत्मावाद के बारे में बताया, जीववाद के बारे में बताया, बोंगावाद के बारे में बताया, तो ये जनजातियों के ऐसे विश्वास हैं जो अलग अलग जनजातियों में प्रसिद्ध हैं। तो मध्य प्रदेश में जो टैबूज़ को फॉलो करने वाली जनजातियाँ हैं, और याद रखिएगा भारतवर्ष की सभी जनजातियाँ टैबू को फॉलो करती हैं, लेकिन निषिद्ध टैबू हर जनजाति के अलग अलग होते हैं। टैबू हर जनजाति के अलग अलग होते हैं। और कई बार तो आप मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति पढ़ते हैं, उसमें भी ऐसा देखने को मिलता है कि हमें किस किस प्रकार से काम करना चाहिए और कहाँ काम नहीं करना चाहिए। तो वो लोक संस्कृति में भी गा करके बहुत सारे कलाकारों ने बताया है कि जीवन कैसा अच्छा है कैसा नहीं है। जैसे कहते हैं कि अगर विवाह करने जाना है तो स्त्री की पहचान उसकी कोख से होती है, ना कि उसके मुख से होती है, ना कि उसके नैन नक्श से होती है, ऐसा उसमें कहा गया। अगर हमको बैल खरीदना है तो बैल की पहचान उसके सींगों से नहीं होती है, उसके कुबड़ से होती है। भैंस की पहचान उसको दूध देने वाले अंगों से होती है, ना कि उसकी आँखों से और उससे होती है। तो ऐसे ही घोड़े की पहचान चाल से होती है, ना कि उसके कानों और आँख से होती है। तो इस तरह से इसमें बताए गए हैं कि क्या क्या निषिद्ध हैं, क्या क्या हमको नहीं करना चाहिए। तो वो जनजातियों में टैबू बड़े प्रचलित होते हैं। और जनजातियों में टैबू कल्चर के बारे में जिन्होंने सबसे ज़्यादा लिखा है उनको कहते हैं M.N. पिंजरकर। इन्होंने टैबू को बहुत विस्तार से समझाया है और इन्होंने एक बुक भी लिखी है पिंजरकर ने, उसको कहते हैं टैबूज़ इन इंडिया। और ये टैबूज़ इन इंडिया जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टैबू केवल जनजातीय समाजों में नहीं, अन्य सभ्य समाजों और सामान्य संस्कृतियों में भी देखने को मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा जनजातियों से ही निकल के हम सब की उत्पत्ति एक ही व्यवस्था से हुई है। जैसे कि जब हम बैगन का भरता बनाते हैं तो बैगन के भरते को कट लगाने के लिए, उसके अंदर लहसुन रखने के लिए काम स्त्रियों को, नई स्त्रियों को नहीं दिया जाता है। हमारे गार्डन में जब बेलें बहुत पुरानी हो जाती हैं तो उनको जड़ से खींचने का काम कोई भी नव विवाहिता नहीं करती है। कैसे कहते हैं कि स्त्रियां जीवन देती हैं, किसी का जीवन समाप्त नहीं करती हैं। तो ये परंपराएं टैबू हर क्षेत्र में जुड़े होते हैं, जनजातियों में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, जादू। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जादू। एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि इस बात पर बहुत डिबेट चलती है कि दुनिया में जादू पहले आया कि धर्म पहले आया, है ना। तो सबसे पहले जादू आया, उसके बाद धर्म आया। एक बहुत प्रचलित सिद्धांत है कि प्रकृति की घटनाओं पर इंसानों ने अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। तो जब लोग प्रकृति की जिन घटनाओं को अपने बस में कर लिए वो तो उनके लिए जादू है, जिसको तो जादू का मतलब है जो हमारे सारे पर होगा वो जादू है। यानी जिन घटनाओं को वो कंट्रोल कर पाते हैं वो जादू है, और जिन घटनाओं को वो कंट्रोल नहीं कर पाए तो डर के मारे उनके आगे झुक गए, उनकी पूजा करने लगे, जो आगे चल के धर्म बना। तो धर्म और जादू में जादू प्राचीन है, धर्म नया है। ठीक, अब हम देखते हैं कि जादू के संबंध में किस किस ने क्या कहा है।
जादू का पहला सिद्धांत मैलिनोवस्की ने दिया। मैलिनोवस्की क्या कहते हैं? मैलिनोवस्की ने जादू के दो भाग बताए, ब्लैक मैजिक और वाइट मैजिक। क्या अंतर है दोनों में? काला जादू और सफ़ेद जादू। तो देखिएगा, काला जादू का मतलब होता है कि जो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है। जब हम जादू की क्रियाओं को दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं तो उसे हम काला जादू कहते हैं। सफ़ेद जादू विकासात्मक होता है, जो हम अपने भले के लिए करना चाहते हैं, उसमें दूसरों का नुकसान जुड़ा नहीं होता है। काले जादू, सफ़ेद जादू में और काले जादू में जुड़ा होता है। प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊं तो हम घरों में जब अपने देवताओं की पूजा करते हैं तो वो अ काइंड ऑफ वाइट मैजिक है कि हम देवताओं से आह्वान करते हैं कि भाई हमारे लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, हमारा विकास करें। और जब चौराहे पर कोई जादू करके एक मटका रख देता है जिससे हमको डर लगता है कि उसमें भूत है, तो वो काला जादू है। तो दोनों में बहुत अंतर है। काला जादू क्या होता है? दूसरों का नुकसान पहुंचाने के लिए। और सफ़ेद जादू कैसा होता है? अपने खुद का भला करने के लिए। और ये जादू को काला जादू सफ़ेद जादू में किसने बांटा? मैलिनोवस्की ने। परीक्षा का प्रश्न यही है केवल कि हु डिवाइडेड मैजिक इनटू ब्लैक एंड वाइट। तो किसने डिवाइड किया है? मैलिनोवस्की ने। काला जादू में कुछ विशिष्ट विधियां होती हैं, इसमें से एक को कहते हैं विच क्राफ्ट और दूसरी होती है सॉरसरी। ये दोनों वो विधियां होती हैं जैसे कि कुछ लोगों पे काला जादू के लिए तांत्रिक क्रियाएं करना, नींबू का प्रयोग करना। जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके आधार पर उनको विच यानी कि ऐसा जो महिलाओं से संबंधित, जैसे चुड़ैल को जो बस में करने के लिए किया जाता है। और सॉरसरी का मतलब है कि ऐसी जादू क्रिया जो बहुत सामान्य है, ये व्यक्तिगत होती है, आदमी खुद ही कर सकता है, इसको किसी को सिखा नहीं सकता है। सॉरसरी वो होती है काला जादू जिसको वो किसी को सिखा भी सकता है। तो ये दूसरों के द्वारा भी सीखा जा सकता है, ये नहीं सीखा जा सकता है। काले जादू में एक और परंपरा होती है, जैसे एक जनजाति है मध्य प्रदेश में, भील। तो भील जनजाति है, उसमें एक परंपरा है, उसमें एक परंपरा जिसको कहते हैं MOOTH, मूठ। ये मूठ परंपरा क्या होती है कि एक जादूगर भीलों में क्या करेगा? एक तांत्रिक क्रिया करेगा, फिर वहाँ से एक जलता हुआ गोला निकलेगा और जिस व्यक्ति का बुरा करना चाहता है उसकी छत पर जाके गिर जाएगा, तो उस व्यक्ति की जान जा सकती है। ऐसा माना जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इसी को कहा जाता है कि उसने उसके लिए मूठ छोड़ दी है और वह उसको नष्ट करना चाहता है। ऐसी जादू की परंपराएं सामान्य संस्कृति में भी देखने को मिलती हैं। तो काला जादू, सफ़ेद जादू समझ पाए। जादू का एक और प्रकार है जिसे दिया है जेम्स फ्रेजर ये कहते हैं कि जादू दो तरह का हो सकता है, इमिटेटिव और दूसरा होता है कंटेजियस। इसको कहते हैं संक्रमणकारी जादू, और ये अनुकरण का जादू होता है, अनुकरणात्मक। देखिए, ये बहुत दो जनजातियों में बड़ा प्रसिद्ध है। ये जादू सहरियाओं में बड़ा प्रचलित है और कोल में बहुत प्रचलित है। कैसे? कोल जनजाति में ये माना जाता है कि कोई लड़का अगर अपनी प्रेमिका से मिलने जाए और शमशान से मिट्टी उठा के ले जाए और उस मिट्टी को जाकर के प्रेमिका के घर की छत पर फेंक दे, तो ऐसा माना जाता है कि घर के सभी सदस्य उसकी प्रेमिका के अलावा ऐसे सोएंगे, ऐसे बेहोश होंगे कि उन्हें कोई खबर नहीं लगेगी और वह अपनी प्रेमिका से आलिंगन कर सकता है, प्रेमिका से अच्छे से बात कर सकता है, मिल सकता है। वह कुछ लोग ये भी कहते हैं उसके बाद वो दिखाई नहीं देता किसी को। ऐसा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि सब लोग मूर्छित हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये एक मान्यता है, माना का सिद्धांत है कि ये माना जाता है कि उसने घर पे अगर शमशान से हुई मिट्टी फेंक दी है तो ये कैसा है? अनुकरणात्मक। जैसा वो चाह रहा है वैसा ही हो रहा है, जैसा वो चाह रहा है वैसे अनुकरण करने के लिए बनाया जाता है। और कंटेजियस जादू ये संक्रामक कंटेजियस, जिसमें जैसा हम करेंगे वैसा ही किसी को प्रभावित करेंगे, संक्रमित कर देंगे। बॉलीवुड में एक पहले बहुत मूवी आई थी, काफ़ी समय हो गया उसको, उसमें अशोक सराफ जी ने अभिनय किया है। उसमें एक पुतला बनाते हैं और उस पुतले को सुई चुभाते हैं, तो जिस व्यक्ति के नाम से पुतला बनाया गया उसको भी सुई चुभती है। उस पुतले का हाथ ऐसे तोड़ते हैं तो उसका भी हाथ टूट जाता है। उस पुतले की गर्दन मरोड़ते हैं तो उसकी भी गर्दन मरोड़ ली जाती है। इसको कहते हैं कंटेजियस मैजिक। इट डजंट हैपन इन दिस वर्ल्ड बट इट इज़ बिलीव्ड इन सम ऑफ द स्पेसिफिक पीपल्स। कुछ लोग इसमें विश्वास करते हैं। ठीक, इसमें और भी इसमें जो जादू है, इसमें ऐसा भी माना जाता है कि जो व्यक्ति
जिस व्यक्ति के बारे में बुरा सोचना चाहते हैं उसके बाल या उसके कपड़े को लेकर के उस पर तांत्रिक क्रिया करेंगे और वो धीरे धीरे बीमार हो जाएगा। जनजातीय यह संस्कृति आज भी बहुत सारे सभ्य लोगों में पाई जाती है, तो उनके पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम आज भी उन्हीं परंपराओं में उलझे हुए हैं। आज भी बहुत सारे लोग इन परंपराओं को मानते हैं कि जब सांप काटेगा तो हम तांत्रिक के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। और ऐसा होता है कई बार, तांत्रिक कुछ मिट्टी या कुछ राख लगा देता है, वो कहता है कि जाओ ये ठीक हो जाएगा। वो इसलिए ठीक हो गया क्योंकि वो सांप जहरीला था ही नहीं। ठीक, अगर जहरीला सांप होगा तो बिना एंटी वेनम के वो ठीक नहीं हो सकता है, विदाउट एंटी वेनम। उसको एंटी वेनम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि भारत में केवल 4% से भी कम परसेंट के सांप जहरीले हैं। सांप जहरीले हैं ही नहीं है। इसलिए तांत्रिकों का भी चलता रहता है कि भाई हमने पट्टी बांध दी तो वो ठीक हो गया, ये हो गया। तो ये मान्यताएं आज भी हमारे यहाँ प्रचलित हैं। एक बहुत हंसी वाली बात आप उसको समझ लीजिए कि हम 2024 में 21वीं शताब्दी में हैं और आज भी भारत में जितने भी सीरियल आते हैं उसमें नागिन सीरियल की टीआरपी सबसे ज़्यादा रहती है। सोचो, हम कैसे कह सकते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे हैं। ये हम किसी की आर्ट की बुराई नहीं कर रहे हैं। आर्ट बहुत अच्छी चीज़ है, आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन लोगों का इससे अपने आप का लगाव महसूस करना, जुड़ जाना कि नहीं ये तो वास्तव में व्यक्ति है जो नाग बन गया, नागिन बन गई, ये परंपराएं आज भी प्रचलित हैं। तो ऐसा कहते हैं कि हम लोग अभी विकसित नहीं हुए, अभी समय लगेगा थोड़ा सा विकसित करने में, क्योंकि अभी भी हमारे सिलेबस में भूत प्रेत हैं लोगों के आसपास। जैसे ये धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तब हम मानेंगे कि अब हम थोड़ा सभ्यता की ओर या विकसित की ओर चल रहे हैं। 2 जादू हुए, मेलिनोवस्की का जादू, काला सफ़ेद जादू, फ्रेजर का जादू, अनुकरणात्मक जादू और संक्रामक जादू। इसके बाद एक और व्यक्ति हैं एस.सी. दुबे। इन्होंने जादू को 3 हिस्सों में बांट दिया है। एक को कहते हैं वो प्रोडक्टिव जादू और एक को कहते हैं प्रोटेक्टिव जादू और एक को कहते हैं वो डिस्ट्रक्टिव जादू। तो ये विनाशकारी जादू और ये है संरचनात्मक जादू और ये है संवर्धक जादू। 3 जादू हैं। संवर्धक जादू ऐसे कहेंगे कि हमारे खेत में बहुत दिनों से फसल नहीं हुई, इस बार अनाज नहीं हुआ, सब लोग मिलकर के कुछ क्रियाएं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस साल पानी अच्छा बरसेगा, फसल होगी, यानी हम समृद्धि चाहते हैं, तो उसको संवर्धक जादू कहते हैं। ये सफ़ेद जादू जैसा ही आप लोग उसको समझ सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन अलग व्यक्ति ने किया है, तो इनका संवर्धक जादू और इनका सफ़ेद जादू दोनों मिक्स हो सकते हैं। किसका? मेलिनोवस्की का और एस.सी. दुबे का। फिर है प्रोटेक्टिव जादू। जैसे मैंने कहा कि किसी ने जादू से किसी को मारने की कोशिश की, तो कुछ जादूगर उसको बचाने की भी कोशिश कर सकते हैं। जैसे तांत्रिक कहता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत बुरा आने वाला है, तुम्हारा बहुत बुरा होने वाला है, मैं तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से तुम पर आने वाली मृत्यु को टाल सकता हूँ, या मेरे पास इतनी शक्ति है, तो लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। उसको हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टिव मैजिक, और वो कुछ उल्टी सीधी क्रियाएँ करता है और हमको मान के चलते हैं कि ये बहुत अच्छा कर रहा है। फिर आता है विनाशक जादू। ये तो आप जानते ही हैं, जो ठीक उसी से मैच करता है संक्रामक जादू से, जिसमें हम दूसरों का फिर से बुरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे कहते हैं कि हो जनजाति में जिस व्यक्ति को जिसका बुरा करना है, तो जिसका बुरा करना है उसकी कोई तस्वीर लेकर के वो घर में रख लेता है। तस्वीर यानी उसकी आकृति बना लेता है, मिट्टी पे भी बना लेता है, और उसके आगे रोज़ दिया लगाता है काला जादू की दृष्टि से, और वो दिया 30 दिन अगर लग गया रेगुलर, तो ऐसा माना जाएगा कि उसकी डेथ हो जाएगी। ये हो जनजाति में, बिरहोर में भी ऐसा ही फॉलो करते हैं, मेलार में भी ऐसा ही फॉलो करते हैं। तो ये है हमारे जादू संबंधी सिद्धांत, जो जनजातियों में 3 ही चीज़ें आपको याद करनी है इसमें। एक, सफ़ेद जादू कौन सा है, काला जादू कौन सा है, किस किसने दिए हैं। इसके अलावा 2 और जादू हैं जो इमिटेटिव हैं, और इसके अलावा कंटेजियस जादू हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास प्रोडक्टिव, प्रोटेक्टिव और फिर है डिस्ट्रक्टिव। ये 3 प्रकार के जादू के दिए एस.सी. दुबे ने, फ्रेजर में और इन्होंने। इसके बाद और देखते हैं, इसके बाद है पूर्वज पूजा। पूर्वज पूजा की बात करेंगे तो ये सभी संस्कृतियों में पाई जाती है पूर्वज पूजा। जैसे भील लोग अपने पूर्वजों के रूप में कौवे की पूजा करते हैं, ठीक। गौंड लोग अपने पूर्वजों के रूप में बैल की पूजा करते हैं। हो जनजाति के लोग अपने पूर्वजों के रूप में जो जंगली गाय आती है या गाय की पूजा करते हैं। कुछ लोग अपने पूर्वजों के रूप में, जैसे कि बिरहोर लोग या संथाल लोग, और संथाल ये गिद्ध की पूजा करते हैं।
यानी पक्षियों की पूजा पूर्वजों के रूप में की जाती है। ये जनजातीय समाजों में पाए जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक विश्वास है, जिसमें पूर्वज पूजा भी एक है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। धार्मिक विश्वासों में पूर्वज पूजा हो गया। बहुदेववाद, ये बहुत कॉमन सा सिद्धांत है। जैसे मैंने अभी बताया कि जनजातियों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के विचार प्रचलित हैं। जैसे एक विचार तो ये भी है कि प्रकृति के लिए किसकी पूजा करनी है, वर्षा के लिए, घर में बच्चा पैदा हो उसके लिए किसकी पूजा करनी है, फसल अच्छी हो उसके लिए किसकी पूजा करनी है, या सब कुछ शांति से रहे इसके लिए कौन सी पूजा करनी है, हम पर कोई विपत्ति ना इसके लिए किसकी पूजा करनी है। तो जनजातियों में बहुदेववाद अक्सर पाया जाता है, जहाँ एक से अधिक देवताओं के विश्वास को एक साथ लेके चलते हैं। भारत की हर जनजाति बहुदेववाद में विश्वास करती है। आप किसी भी जनजाति में एक देवता को नहीं रख सकते हैं। जैसे हर जनजाति में, जैसे कुछ जनजातियों में खैर माता की पूजा हुई, शीतला माता की पूजा हुई, मरी माता की पूजा हुई, महारी माता की पूजा हुई, महारी देवी की पूजा हुई, या बसेश्वरी देवी की पूजा हुई। ऐसे देवताओं में दूल्हा देव की पूजा हुई, बूढ़ा देव की पूजा हुई। एक से ज़्यादा जनजातियों में एक से ज़्यादा देवताओं की पूजा प्रत्येक जनजाति में की जाती है। उसे बहुदेववादी परंपरा के नाम से जाना जाता है। बहुत कॉमन सा सिद्धांत है और सभी जनजातियों में, इसलिए किसी जनजाति को उल्लेखित करना उचित नहीं है। ये क्या है? प्रीस्ट इन ट्राइब्स, जनजातियों में पाए जाने वाले प्रमुख पुजारी। ये बात तो ठीक है कि हर जनजाति में पुजारियों को अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ लिखा हुआ है पाहन, मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, पाहन। पाहन की अगर हम बात करेंगे तो ये मुंडा लोगों के और बिरहोर लोगों के पुजारी हैं। वो पुजारी को पाहन कह के संबोधित करते हैं। अगर हम प्लथी की बात करेंगे तो ये दक्षिण भारत के केरल के कुट्टुमर और युरुली दो जनजातियों के पुजारी हैं। यानी ये दक्षिण भारतीय जनजातियों में पुजारियों को प्लथी कहा जाता है। अगर हम कोदो माझी की बात करेंगे, कोदो माझी, कोटवार की बात करेंगे और चलवे की बात करेंगे, तो इन तीनों को हम लोग बिरहोर में देख सकते हैं और उराव में देख सकते हैं। उराव में और बिरहोर में देखा जा सकता है। तीनों उसी जनजाति में पाए जाने वाले पुजारी हैं। अगर हम देवरी की बात करेंगे तो ये मुंडा में दिखाई देंगे हमको। नायक की बात करेंगे तो ये संथाल में दिखाई देंगे। और बड़वा की बात करेंगे तो ये गोंड में दिखाई देंगे, भील में दिखाई देंगे। और जब हम बेगा की बात करेंगे तो ये भील में दिखाई देंगे। देखिए, बेगा एक जनजाति भी है, लेकिन भीलों में पुजारी को भी बेगा कहते हैं। भीलों में पुजारी को भी बेगा कहा जाता है। तो ये हम समझ पाए जनजातियों में पाए जाने वाले धार्मिक विश्वास, कि जनजातियों में कौन कौन सी धार्मिक परंपराएं हैं। इसको आप एक बार ध्यान से समझेंगे तो शायद परीक्षा में आने वाले प्रश्नों में, चाहे वो एक्सप्लेनेटिव हो, अजर्शन वाले क्वेश्चन हो, उनको आसानी से समझ के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जनजातीय परंपरा के मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप स्टडी।